गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 ये जो आपका सामाजिक न्याय इस विषय पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इसमें 4 अंक वाले छोटे क्वेश्चन जो मैं समझा चुका हूँ, तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है सभी बच्चों ने अच्छी प्रकार से समझने हैं। न्याय की अवधारणा के विविध रूपों का वर्णन कीजिए या न्याय का वर्गीकरण कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 अंक में कई बार आ चुका है। राजनीतिक विज्ञान में न्याय का विशेष महत्व है, तो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है न्याय का विशेष ही महत्व है। न्याय का अस्तित्व उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव समाज। तो न्याय का जो अस्तित्व है वो जो है काफी पुराना है। कहा गया है कि न्याय का अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना पुराना समाज है। प्रत्येक युग में समाज में न्याय की मांग रही, हर युग के अंदर जो है समाज के अंदर व्यक्तियों के द्वारा न्याय की मांग की गई है। इतिहास में न्याय की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। इतिहास के अंदर न्याय की कई तरह से व्याख्यान किया गया है। जैसे कभी उसे जैसी करनी वैसी भरनी का पर्याय माना जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसका भुगतान भी वैसा ही करना पड़ता है। अगर अच्छा करता है तो उसका भुगतान भी अच्छा करना पड़ता है, बुरा करता है तो उसका भुगतान भी बुरा करना पड़ता है। तो कभी ईश्वर की इच्छा पुनर्जन्म के कर्मों का फल है। तो कई बार ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के साथ जैसा होता है कि उसके जो पुनर्जन्मों का फल है, यानी कि पहले इसने अगर अच्छे किए तो अच्छे भोग रहा है, बुरे किए तो बुरे भोग रहा है। अनेक विद्वानों ने समयानुसार न्याय का अर्थ और परिभाषा दी है। तो बहुत से विद्वानों ने जो है न्याय की परिभाषा समय समय पर दी है। मूल रूप से न्याय को हम निम्नलिखित रूपों में समझा सकते हैं। तो कुछ ऐसे रूप दिए हैं जिन्हें जो है न्याय को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। नंबर 1, प्राकृतिक न्याय। इससे अभिप्राय उस न्याय से जो प्राकृतिक नियमों तथा औचित्य पर आधारित हो। तो ये जो प्राकृतिक न्याय है ये जो है प्राकृतिक नियमों तथा औचित्यों पर, यानी प्रकृति की उचितता पर आधारित हो। इतना ही नहीं, जो न्याय प्राकृतिक नियमों के अतिरिक्त निष्पक्षता, तर्कसंगतता, औचित्यता तथा ईमानदारी पर आधारित है। यानी कि ये न्याय जो है प्राकृतिक न्याय जो है प्राकृतिक के नियमों के अतिरिक्त, यानी प्राकृतिक के नियमों के अलावा निष्पक्षता, यानी कि बिल्कुल किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया गया है। तर्क संगतता, यानी तर्क के आधार पर जो उसे कसौटी पर कसकर न्याय किया हुआ है। ईमानदारी से न्याय किया गया है, यानी कि न्याय के ये भी महत्वपूर्ण तत्व हैं। उसे भी प्राकृतिक न्याय का नाम देते हैं। यानी इन तथ्यों के आधार पर जो न्याय किया जाता है उसे प्राकृतिक न्याय का नाम दिया जाता है। प्राकृतिक न्याय को न्यायालय भी मान्यता देते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक न्याय है, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति है, प्रकृति की तरफ से जो है वो इतना दुर्बल है कि वो जो है बोझ नहीं उठा सकता है। हम अगर उसको मजबूर करते हैं तो हम उसके साथ अन्याय करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक न्याय है उसे जो है न्यायालयों के द्वारा भी मान्यता दी गई है, और जो कार्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हो उसे अवैध घोषित कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा कार्य जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ऐसा नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय जो उसे अवैध या गलत करार दे देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना कोई दंड दे दिया जाए तो उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कहकर न्यायालय उसे रद्द कर देते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह कि अगर मान लीजिए दो व्यक्तियों के अंदर आपस में झगड़ा हो जाता है और एक व्यक्ति जो है पैसे वाला है, ताकतवर है, दूसरे को मौका नहीं दिया जाता, उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया जाता, तो ये जो है अन्याय है। तो इस तरह के नियमों को जो है न्यायालय के अंदर चुनौती दी जा सकती है। प्रकृति के अनुसार उस व्यक्ति को जो है न्याय अपना पक्ष प्रस्तुत करने का जब मौका दिया जाता है तो उसे प्राकृतिक न्याय कहा जाता है। सामाजिक न्याय आधुनिक युग में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को न्याय दिए जाने की भावना ने बहुत जोर पकड़ा है। तो आज के समय के अंदर जो है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को जो है न्याय दिए जाने की भावना प्रबल की होती जा रही है। सामाजिक न्याय राजनीतिक विज्ञान की एक नवीन अवधारणा के रूप में 20वीं शताब्दी में ही विकसित हुआ। जो सामाजिक न्याय है इसका उदय जो है 20वीं शताब्दी के अंदर उभर कर सामने आया है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य मुख्य रूप से समाज में पाई जाने वाली असमानताओं
भेदभाव और अन्याय को दूर करना। तो सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य जो है समाज के अंदर जो असमानताएं फैली हुई है उन्हें दूर करना, जो भेदभाव फैले उन्हें दूर करना, ताकि सभी व्यक्ति अपने गुणों का विकास कर सके। इन भेदभाव को दूर कर कर हर व्यक्ति अपने जो उसके अंदर गुण है उनको विकसित कर सकता है। सामाजिक न्याय की भावना ने समाजवाद को भी लोकप्रिय बनाया, यानी सामाजिक न्याय की जो भावना है समाज के अंदर समाजवाद लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय की राजनीतिक शक्ति किसी वर्ग विशेष के हाथ में केंद्रित न होकर सर्वसाधारण के पास होनी चाहिए। तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि जो पूरी पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में न होकर जनसाधारण के हाथ में होनी चाहिए और सभी लोगों को प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो और हर व्यक्ति को जो प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने के मौके मिले। इसका अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति जो है राजनीतिक रूप से उनमें पार्टिसिपेट करे, भाग ले, बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को मत डालने, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद यानी कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना प्राप्त करने का अधिकार और अगर सरकार गलत कार्य करती है तो उसकी आलोचना करने का भी अधिकार जनसाधारण को दिया जाना राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाता है। कानूनी न्याय से अभिप्राय की कानून न्याय संगत हो। कानून न्याय का मतलब कि कानून जो है न्याय संगत है, न्याय के अनुसार बनाए गए हैं। समान व्यक्तियों के लिए समान कानून हो, समान व्यक्तियों के लिए, एक जैसे व्यक्तियों के लिए जो समान कानून होने चाहिए। किसी भी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त न हो, किसी भी वर्ग को जो स्पेशल अधिकार नहीं मिलने चाहिए। कानून जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाए। कानून जो है जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा बनाए जाने चाहिए और उनका औचित्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर परखा जाए और वे उचित है या नहीं है वो भी जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर जो उसको जांच पड़ताल की जानी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष, सरल व सस्ती हो, यानी कि व्यक्ति को न्याय मिल सके, इसका रास्ता जो है सरल हो, निष्पक्ष हो, ताकि निर्धन व्यक्ति धन के अभाव में कहीं न्यायालय से वंचित रहकर धनी वर्ग के शोषण का शिकार न हो जाए। मतलब सस्ती का मतलब यह कि हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त नहीं होगा तो गरीब व्यक्ति का जो है अमीर व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून तथा न्याय एक सिक्के के दो पहलू है। इस तरह से साफ नजर आता है कि कानून जो है और न्याय जो है दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों जो है साथ साथ रहेंगे, दोनों को जो है अलग अलग नहीं किया जा सकता। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की तरह आर्थिक न्याय की अवधारणा भी आजकल बड़ी लोकप्रिय है। तो जैसे जैसे सामाजिक न्याय लोकप्रिय हुआ उसी तरह जो आजकल आर्थिक न्याय भी जो है लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका अर्थ है कि व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में न्याय प्रदान करना। आर्थिक न्याय का मतलब कि हर व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता देना, न्याय प्रदान करना, आर्थिक असमानताओं को दूर करना, लोगों के बीच जो आर्थिक असमानता की अत्यधिक खाई है उसको दूर करना, लोगों को आर्थिक शोषण से मुक्त करना, लोगों का जो है आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाना, व्यक्तियों को काम उपलब्ध हो और हर व्यक्ति को काम मिले, काम के कम से कम घंटे और अधिक से अधिक मजदूरी निश्चित हो। जो व्यक्ति काम करता है उसके जो है जो घंटे निश्चित किए जाते हैं वे घंटे निश्चित होने चाहिए और उसकी जो मजदूरी है मिनिमम मजदूरी वो निश्चित होनी चाहिए। किसी का आर्थिक शोषण न हो और समाज के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण न किया जाए और आर्थिक मजदूरी के कारण किसी को कोई अनैतिक काम न करना पड़े, यानी कि आर्थिक बेरोजगारी की वजह से जो किसी व्यक्ति को जो है गलत कार्य न करना पड़े। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आज सामाजिक और आर्थिक न्याय के दो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा यानी व्यक्ति आर्थिक रूप से भी सुरक्षित हो, सामाजिक रूप से भी सुरक्षित हो। आज सामाजिक और आर्थिक न्याय यानी कि आज के समय के अंदर जो सामाजिक न्याय या आर्थिक न्याय है कि दो महत्वपूर्ण बातें, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। नैतिक न्याय, संसार में कुछ नियम सर्वव्यापक, संसार के अंदर जो कुछ नियम चारों सभी जगह फैले हुए हैं, अपरिवर्तनशील और प्राकृतिक है, जिन्हें नहीं बदला जा सकता, जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। इसके अनुसार होने वाले आचरण या व्यवहार को ही नैतिक न्याय कहते हैं। उसके अनुसार जो लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है उसे जो है नैतिक न्याय का नाम दिया जाता है।
उदाहरण स्वरूप सच बोलना, उदाहरण के लिए हर व्यक्ति द्वारा सच बोला जाए। प्रतिज्ञा पालन, जो प्रतिज्ञा की है उसे जो पूरा किया जाए। दया भावना, सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार, अच्छा व्यवहार, उदारता, क्षमा आदि नैतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। ये सारी बातें जो है नैतिक न्याय के अंतर्गत आती हैं। ऐसे व्यवहार की स्थापना में राज्य को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब प्रकृति की तरफ से ये सारी बातें हैं तो ऐसी बातों के बीच में जो किसी व्यक्ति को या कानून को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती है और सबको स्वयं ही नैतिक न्याय की प्राप्ति मिल जाती है। हर व्यक्ति को जो अपने आप नैतिक न्याय मिल जाता है। तो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। या आर्थिक न्याय क्या है, इसके लक्षण बताइए। ये भी जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपर में पहले भी आ चुका है। आर्थिक न्याय, उदारवादियों ने न्याय के कानूनी, राजनीतिक व सामाजिक पक्ष पर बल दिया। जो उदारवादी विचारक है उन्होंने जो है कानूनी न्याय पर, राजनीतिक न्याय पर और सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया है। इसके विपरीत मार्क्सवादियों ने न्याय के आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व दिया। इसके विपरीत जो मार्क्सवादी विचारक है उन्होंने जो है न्याय के आर्थिक पक्ष को ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने इसे न्याय का मूल आधार माना और उन्होंने कहा कि न्याय तभी हो सकता है जब उन्हें आर्थिक पक्ष मतलब आर्थिक न्याय प्राप्त हो। आर्थिक न्याय आर्थिक समानता के संदर्भ में मूल स्थान देता है। आर्थिक न्याय जो है लोगों को आर्थिक क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है, अर्थात आर्थिक न्याय का आर्थिक समानता से लिया गया। इसका मतलब आर्थिक न्याय का मतलब कि आर्थिक समानता। इसी कारण आधुनिक युग में आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रबल और लोकप्रिय होती जा रही है। तो आज के समय के अंदर जो आर्थिक न्याय की जो अवधारणा है वो काफी जो है मजबूत होती जा रही है, मतलब प्रबल होती जा रही है। आर्थिक न्याय के मुख्य लक्षणों का वर्णन इस प्रकार है। तो आर्थिक न्याय जो है व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। काम का अधिकार, मनुष्य की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती है। हर मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति अनिवार्य है और जिनकी पूर्ति करना बहुत ही जरूरी है। इनकी पूर्ति के लिए नागरिकों को काम चाहिए और ये अपनी आवश्यकताएं तभी पूरी हो सकती है जब व्यक्ति को काम प्राप्त हो, अर्थात प्रत्येक नागरिक को काम मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय के अंदर कहने का मतलब कि हर व्यक्ति को काम का अधिकार होना चाहिए। काम के अधिकारों की स्थिति विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। काम के अधिकारों की स्थिति जो है वर्ल्ड के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग है। इंग्लैंड में नागरिकों को काम देना सरकार का कर्तव्य है। इंग्लैंड के अंदर जो है हर नागरिक को काम देना सरकार का उत्तरदायित्व है। काम न मिलने की स्थिति में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अगर इंग्लैंड के अंदर सरकार लोगों को काम नहीं दे पाती है तो उन लोगों को जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। साम्यवादी देशों में भी काम का अधिकार सरकार की जिम्मेवारी। जो साम्यवादी देश है उनके अंदर जो काम का अधिकार वो भी जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है। भारत में सरकार प्रत्येक व्यक्ति को काम देने का प्रयत्न करिए। हमारे देश के अंदर भी जो हर व्यक्ति को सरकार के द्वारा काम देने की कोशिश की जा रही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यह भी जरूरी है कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने चाहिए। यह भी कंपलसरी है कि मान लीजिए एक पद पर, चाहे वो क्लर्क है, किसी भी कोई भी पद है, पुरुष भी है, मान लीजिए उसी पद पर दूसरी तरफ महिला भी है क्लर्क के पद पर, यानी कि वे दोनों समान काम कर रहे हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान काम करे तो समान उनको वेतन मिलना चाहिए। महिलाओं की मजबूरी का लाभ न उठाए, महिलाओं की मजबूरी का फायदा न उठाया जाए। लोगों को वेतन उनके काम व गुण के आधार पर दिया जाए। जिसके अंदर जितनी योग्यता है वेतन जो उसी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। एक से श्रमिक को वेतन सभी जगह एक समान होना चाहिए। एक से श्रमिक यानी एक जैसा काम करने वाले मजदूरों को जो वेतन एक समान मिलना चाहिए। एक से अधिकारियों का वेतन भी एक जैसा होना चाहिए। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनका वेतन जो एक जैसे पद पर है तो उनका वेतन भी जो है एक जैसा होना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एक अध्यापक व एक श्रमिक का वेतन एक सा नहीं हो सकता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अध्यापक जो है मानसिक काम करता है, दिमागी काम करता है और मजदूर के द्वारा जो है शारीरिक काम किया जाता है, तो इन दोनों में अंतर है, तो इनका वेतन भी जो है अलग अलग होना चाहिए। न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताएं है, तो मनुष्य की जो बहुत सी मौलिक आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति होना जरूरी है और उनकी जो पूर्ति होना बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने की स्थिति में लोकतंत्र व राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में सोचना एक ढोंग व दिखावा है। जब तक व्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी नहीं हो सकती उस समय तक हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र सफल हो सकता है, लोगों को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। क्योंकि अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति राजनीति के बारे में सोच नहीं सकता। एक मजदूर व्यक्ति है जो अपनी
परिवार के पालन पोषण के अंदर लगा हुआ तो राजनीति के बारे में क्या सोचेगा। आर्थिक शोषण व्यक्ति को लोकतंत्र के लिए सोचने का मौका नहीं देता। जब तक व्यक्ति का आर्थिक शोषण होता रहेगा वो जो है लोकतंत्र के अंदर सफल नहीं हो सकता। कहने का मतलब है अगर हमने लोकतंत्र को सफल बनाना है तो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से उसे पूर्ण रूप से आजादी मिलनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा भी आर्थिक न्याय का एक भाग है। आर्थिक सुरक्षा भी जो है मनुष्य की आर्थिक न्याय का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि बुढ़ापे, बीमारी, दिव्यांग और असहाय होने की स्थिति में जब व्यक्ति अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता, व्यक्ति जो है ऐसी स्थिति में आ जाता है जब वो रोजी रोटी नहीं कमा सकता, तो सरकार के द्वारा उसकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए। तो सरकार के द्वारा उसकी आर्थिक सहायता की जानी चाहिए। उन्हें पेंशन, निःशुल्क चिकित्सा आदि की सुविधा दी जानी चाहिए। उसे पेंशन दी जानी चाहिए। निःशुल्क जो बीमारी वगैरह हो जाती है तो उस समय जो उसे निःशुल्क चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए। श्रमिकों के हितों की रक्षा, आर्थिक न्याय का एक और पक्ष है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए। जो मजदूर लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उसके हितों की रक्षा की जाए। एक पक्ष का मार्क्सवादियों ने समर्थन किया कि इसके अनुसार श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए। मार्क्सवादियों का कहना कि श्रमिक का जो है किसी भी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। श्रमिकों को उसके काम के गुण व मात्रा के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जितना काम ज्यादा करता है, जो व्यक्ति जितना क्वालिटी में अच्छा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है काम के पैसे मिलने चाहिए। यहाँ तक कि न्यूनतम वेतन भी तय किया जाए। मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन है वो सरकार के द्वारा तय किया जाना चाहिए। श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल की जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो मालिक होते हैं, फैक्ट्री के मालिक है, कारखानों के मालिक है, उनका भी ये दायित्व है कि अपने जो श्रमिक है उनका जो है स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखे। स्त्रियों के लिए प्रसूति गृह, बच्चों के लिए बाल गृह, हित गृह खोले जाए। सरकार के द्वारा स्त्रियों के लिए जो है फ्री जो है प्रसूति गृह की व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चों के हितों के लिए जो उनके हित के अंदर खोले जाने चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप, यानी आर्थिक क्षेत्र में राज्य क्या इंटरफेयर करता है। राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप भी न्याय के आर्थिक पक्ष में आता है। यानी कि पहले जो है ये कहा गया था कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जो है राज्य का आर्थिक क्षेत्र में इंटरफेयर है। इसका तात्पर्य है कि क्या राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाए या नहीं। इसका मतलब यह है कि क्या राज्य को आर्थिक क्षेत्र में इंटरफेयर करने दिया जाए या नहीं करने दिया जाए। कुछ लोगों का विचार है कि राज्य के हस्तक्षेप से आर्थिक विकास रुक जाता है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि अगर राज्य आर्थिक क्षेत्र में इंटरफेयर करता है तो वो जो है डेवलपमेंट को रोक देता है, विकास को रोक देता है। अतः राज्यों को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने दिया जाना चाहिए। तो वे कहते हैं कि राज्य को जो आर्थिक मामलों के अंदर जो हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाना चाहिए, परंतु इसके विपरीत मार्क्सवादी द्वारा राज्य हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मार्क्सवादी है वे कहते हैं कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के या निजी कंपनियों के आर्थिक मामलों में जो इंटरफेयर का अधिकार होना चाहिए। सभी प्रकार के उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। आज जो है सभी प्रकार के जो उत्पादन संबंधी कार्य है उनके अंदर जो है राज्य इंटरफेयर कर सकता है। आधुनिक युग में मिश्रित अर्थव्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। आज के समय के अंदर जो है न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है न साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसमें एक और राज्य व्यक्ति के आर्थिक कल्याण के लिए आर्थिक कार्य करता है। इसके अंदर जो है राज्य के द्वारा व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, तो दूसरी और निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है। दूसरी तरफ जो निजी क्षेत्रों के अंदर व्यक्ति लगे हुए हैं वे भी जो अपनी प्रतिभा को, अपने जो क्वालिटी जो उसके अंदर वो दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में इंटरफेयर किया जाना चाहिए। निष्कर्ष, आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक युग की महत्वपूर्ण अवधारणा, यानी कि इन सब बातों से यह साफ हो जाता है कि जो आर्थिक न्याय है वो आधुनिक समय की जो अवधारणा है यह सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। समाज के अंदर सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके, यह जो है आर्थिक न्याय जो उसको मतलब प्राप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना आर्थिक न्याय की भावना के समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। जब तक समाज के अंदर आर्थिक न्याय प्राप्त नहीं होगा लोगों को, तब तक जो है समाज के अंदर सामाजिक न्याय की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी कि सामाजिक न्याय मिलना असंभव है। तो बच्चों आज आपके सामने जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये सभी बच्चों ने जो अच्छी तरह से सुनने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।